स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये आपका जो बुक है RBSC बोर्ड, उसमें जो दिया है चैप्टर नंबर 3, जिसको हम लोग वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर जो वाटर के साधन है, संसाधन है, वो क्या हैं, किस प्रकार से हम उसको मैनेज करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइन। जो पानी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लाइन क्या होती है, तो देखते हैं। एलिवेटेड लैंड बिटवीन टू एडजेंट ड्रेन बेसिन्स विद द ड्रेन्स वाटर टू डिफरेंट डायरेक्शंस नॉन एज द वाटर डिवाइडिंग लाइन। देखिए एलिवेटेड लैंड होते हैं, दो पहाड़ों के बीच में कह लें, दो पठारों के बीच में कह लें आप, ठीक है। जहाँ से ड्रेनेज जो बेसिन्स होते हैं, जहाँ से पानी आता है जाता है, उसकी शुरुआत होती है, अलग अलग डायरेक्शन से पानी आता है, इसी को हम लोग वाटर डिवाइडिंग लाइन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो हमारे माइंड में था कि वाटर डिवाइडिंग क्या होता है, और ये इस प्रकार से जो वाटर को क्या करते हैं, ड्रेनेज को हम लोग लाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं बच्चों। इंडिया के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, जैसा आप सब जानते हैं। अगर हम मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर, बनास रिवर की जो मुख्य जलधाराएं हैं वे कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर बनास आर नोन। जो बनास रिवर की जलधाराएं हैं वो हैं कोठारी, गंभीरी, खारी और मोराल। ये सब ऐसी हैं जो बनास रिवर के जो आप कह सकते हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, धाराएं हैं, जो बनास रिवर से निकलती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के फैल जाती हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजस्थान के अंदर बहुत सारे जो वैली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे वैली प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट्स के अंडर में कार्य कर रहे हैं, उनको देखते हैं। पहली बात कर लेते हैं द चंबल प्रोजेक्ट, दूसरा है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, तीसरा है बीसलपुर प्रोजेक्ट और चौथा है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो राजस्थान के अंदर रन कर रहे हैं, उनके गवर्नमेंट्स के द्वारा इसको चलाए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में जो चंबल प्रोजेक्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं उसको। देखिए चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज द ज्वाइंट प्रोजेक्ट राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो चंबल रिवर है वो किसी एक स्टेट की प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, ये दोनों जो स्टेट्स हैं उन्होंने मिल करके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाई है। टोटल 4 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 डैम बनाने का प्रस्तावना है, जिसके ऊपर 4 डैम तैयार किए जाएंगे बच्चों। दिस प्रोजेक्ट इज द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो शुरुआत आप कर सकते हैं, जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश में वहाँ पर है नॉन गांधी सागर डैम। इसको हम लोग गांधी सागर डैम के नाम से जानते हैं। एंड द अदर 3 आर द राजस्थान। और जो बाकी 3 हैं वो जो डैम है वो कहाँ पे हैं, वो राजस्थान के अंदर है। देखिए एज ए राणा प्रताप सागर इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। और जो दूसरा है इसके बाद अगर देख लें आप, पहले के बाद जो राणा प्रताप सागर डैम है वो चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा है जवाहर सागर और तीसरा है कोटा बैराज। इनमें अलग अलग जगह पर देखा आपने, ये तीनों के तीनों डैम्स क्या किए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। द चंबल प्रोजेक्ट जनरेट्स द हाइड्रो। ये जो चंबल प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो पानी है उसका यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है। इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही स्टेट्स के लिए अवेलेबल है, दोनों ही राज्य जो है इससे अपने यहाँ पर सिंचाई का कार्य करती हैं। ओके, और यहाँ पर जो बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि दोनों स्टेट्स ने अपने यहाँ पर जो पानी की कमी है उसको पूरा करने का प्रयास किया है, और धीरे धीरे इस फैसिलिटी के द्वारा वो और भी चीज़ें तैयार करने में लगे हुए हैं। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये एक ऐसा साधन है जिसमें क्या होता है, बहुत
कम खर्च आता है और साथ ही साथ में किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है और हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की बिजली मिल जाती है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब बात आती है कि हम वाटर रिसोर्स की बात कर रहे थे, तो हम लोग वाटर को कंजर्व कैसे करेंगे, उसको संरक्षित कैसे करेंगे, इस पे थोड़ा सा इसको हम लोग प्रयास करते हैं समझने का। देखिए, और किसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर द प्रिजर्विंग अवेलेबल रिसोर्स सेफ्टली। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो भी वाटर हमारे पास अवेलेबल है उनको हम लोग भविष्य के लिए प्रिजर्व करना है, संरक्षित करना है, उसको सुरक्षित करना है, वो भी सेफ तरीके से, कि जो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो क्या कर सके, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज कर सकें। अगर हम दूसरे वर्ड्स की बात करें तो conservation of the resources mean the careful management and keep the available resources so at the act check their unnecessary exploitation। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम इसका वर्णन करें तो इससे ये पता चलता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम इस प्रकार से यूज करेंगे, जो हम उसका अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, वे क्या हो जाए, उसको रोका जा सके, उसको हम लोग समाप्त कर सकें। वाटर कंजर्वेशन हैज़ बिकम द मोस्ट इसेंशियल बिकॉज द सस्टेंस ऑफ द ह्यूमन। अगर आप वाटर कंजर्वेशन को देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि आपको पता है बिना वाटर के यहाँ पर लाइफ अवेलेबल नहीं है, किसी भी प्रकार का जीवन नहीं जी सकते हम लोग, और मनुष्यों के लिए और सभी प्राणियों के लिए पानी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस धरती पे अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। चाहे एनिमल है, प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, इन सभी के लिए वाटर का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ इसेंशियल फॉर द इंडस्ट्री। और साथ ही साथ में देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सभी के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वैल्यूएबल है। ओके, चाहे इन्वायरमेंट एंड द रिक्रिएशनल कंडीशंस। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या करता है, और इन्वायरमेंट को संरक्षित करने के लिए, रिक्रिएशन करने के लिए, उसके कंडीशन को सही करने के लिए बच्चों हमारे पास वाटर होना चाहिए और उसे हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम इस वाटर को किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। कुछ तरीके हम आपको बताते हैं जिससे कि हम लोग आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में इन वाटर को सुरक्षित कर सकते हैं। तो पहला, टेकिंग केयर, डू नॉट थ्रो द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले काम है कि हमारे पास जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उनको हमें पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए। मच एज वेल्स, टैंक्स, रिवर्स ETC। जैसे कि हमारे पास रिवर्स हैं, टैंक्स हैं, वेल्स हैं, इनमें में किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। सेकेंड, नॉट बाथिंग एंड वॉशिंग इन द नियर द वाटर रिसोर्सेज। ऐसे स्थान जहाँ पर पास में ही वाटर रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की बाथिंग नहीं करनी चाहिए, वॉशिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगला, थर्ड पॉइंट, रिमूविंग अननेसेसरी वेजिटेशन ग्रोथ इन द अराउंड द वाटर बॉडी। अगर आप देखते हैं कि किसी वाटर बॉडीज़ के आसपास बहुत सारे घास उग जाते हैं, अंदर पानी के अंदर अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे उग आते हैं, छोटे छोटे वेजिटेशन होती है, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। अगला है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर डिवाइडिंग बाय द वाटर थ्रू द कैनाल्स फ्रॉम द हाई रेनफॉल ऑल्सो। देखिए, हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है वहाँ पर वाटर कैनाल तैयार करना चाहिए, और वाटर कैनाल तैयार करके उन क्षेत्रों में हमें पानी पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पर सूखा पड़ रहा है बच्चों। अगला लास्ट पॉइंट है, अदर मीन्स कैन बी एक्युमुलेशन ऑफ वाटर पॉपुलेशन कंट्रोल। दूसरा तरीका है कि हम लोग वाटर को संरक्षित करने के लिए हमारी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करें। ओके, एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करें इरिगेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, वाटर को रिसाइकल करने का प्रयास करें, और जो अंडरग्राउंड वाटर है, सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर है उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, कंजर्व करना है। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को बहुत ही ज़्यादा संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज के लिए चलिए इतना ही। कल मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा और आप उनको सभी को नोटबुक में करके आप मुझे दिखाइएगा। ओके, बाय।